नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। इसके बाद बात करेंगे भारत के एक्शन से बांग्लादेश में खलबली मच गई है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगा गौतम अडानी का दबदबा। इसके बाद तेज शुरुआत के बाद अचानक बाजार जो है इसमें गिरावट देखी गई है, बाजार फिसला है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बेंगलुरु में भारी बारिश हुई है, 500 घर डूब गए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र झारखंड में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे बॉलीवुड में ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने की होड़ मची हुई है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे भगनानी फिल्म्स ने फिल्म बनाने की घोषणा भी कर दी है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर रिलीज हुआ है वॉर 2 का टीजर। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट जारी किया गया है, 11 दिन में 7 पाक जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये कुछ आज की अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, वक्फ संशोधन कानून 2025 पर आंतरिक रोक लगाने की मांग पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कानून का विरोध करते हुए दलील दी। कहा है कि यह कानून वक्फ की सुरक्षा के लिए है, जबकि इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि कानून इस तरह बनाया गया कि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए वक्फ संपत्ति छीन ली जाएगी। सिब्बल ने कानून की विभिन्न धाराओं को लेखित कर उनकी वैधानिकता पर सवाल उठाया और वक्फ संशोधन कानून 2025 को अनुच्छेद 25 और 25 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। सिब्बल की दलीलें भोजन अवकाश के बाद भी जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई। मामले में प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ सुनवाई कर रही है। वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की गई है, जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कानून को सही ठहराते हुए अंतरिम रोक का विरोध किया। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अलावा शीर्ष अदालत में 2 और याचिकाएं सुनवाई पर लगी हैं, जिनमें मूल वक्फ कानून को चुनौती दी गई है और मूल वक्फ कानून 1995 और 2013 को गैर मुस्लिमों के प्रति भेदभाव वाला बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। आपको बता दें, हरिशंकर जैन और पारुल खेड़ा की इन याचिकाओं पर भी कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक केंद्र ने इनका जवाब दाखिल नहीं किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ ग्रीन जोन में हुई और दोनों इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी ने पॉजिटिव शुरुआत की, लेकिन खुलने के बाद एक बार फिर दोनों इंडेक्स बीते कारोबारी दिन की तरह कंफ्यूज करते नजर आए। एक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 82,116 के लेवल पर खुला तो वो नहीं, दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि निफ्टी जो है अच्छी उछाल के साथ खुलता हुआ नजर आया, लेकिन पिछले बंद की तुलना में करीब 50 अंक की उछाल के साथ उसने ओपनिंग की। वहीं 15 मिनट के कारोबार के बाद दोनों रेड जोन में आ गए। शुरुआती कारोबार के दौरान टाटा स्टील और इन्फोसिस जैसे शेयर रफ्तार पकड़ते दिखे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली। वहीं कुछ स्मॉल कैप शेयर तो खुलने के साथ ही 20% की छलांग लगा गए। तो देखिए, सेंसेक्स निफ्टी की तेज शुरुआत हुई है। शेयर मार्केट आज यानी मंगलवार को BSE का सेंसेक्स पिछले अपने बंद 82,059 की तुलना में तेजी लेकर 82,116 के स्तर पर खुला। कुछ देर बाद ये उछलकर 82,250 के पार पहुंच गया, कारोबार करता हुआ नजर आया। सेंसेक्स की तरह ही जो NSE का निफ्टी है वो भी हरे निशान पर ओपनिंग की और अपने पिछले बंद यानी कि 24,945 की तुलना में चढ़कर 24,996 पर खुला। फिर तेजी पकड़ते हुए एक बार फिर 25,000 का आंकड़ा पार कर गया
और 25,010 पर कारोबार करता दिखा। हालांकि बाजार के बंद होते होते शेयर मार्केट में एक अच्छी खासी जो गिरावट है वो भी दर्ज की गई है, लेकिन ये तेजी महज 15 मिनट तक जारी रही और दोनों इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ रेड जोन में पहुंच गए। कल बाजार ने कंफ्यूज किया था और आज बाजार में शुरुआती जो है फ्लैट मार्केट हल्की सी उछाल के बाद बाजार गिरता हुआ अंत में बंद हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना के शौर्य का सबूत ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिनों बाद ही भगनानी फिल्म्स ने फिल्म की घोषणा कर दी थी। अब इसके बाद बॉलीवुड में ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने की होड़ शुरू हो गई है। एक खबर सामने आई थी कि 2 दिनों में 50 से ज्यादा सितारों ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े टाइटल पाने के लिए आवेदन दिए हैं। इसी बीच खबरें आई कि भारतीय सेना के इस साहसिक ऑपरेशन पर फिल्म बनाने के लिए अक्षय कुमार और विक्की कौशल भी आपस में भिड़ गए। लेकिन जब यह बात अक्षय की पत्नी ट्विंकल को पता चली तो उन्होंने अक्षय की क्लास लगा दी। ट्विंकल खन्ना ने अपने कॉलम में ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने को लेकर अक्षय कुमार और विक्की कौशल के बीच झगड़े के बारे में लिखा। ट्विंकल खन्ना ने कहा है कि उन्हें सोशल मीडिया पर कई पोस्ट दिखे जिनमें कहा गया था कि अक्षय कुमार और विक्की कौशल ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। ट्विंकल खन्ना ने अपने कॉलम में लिखा कि जब यह बात उन्हें पता चली तब उन्होंने अक्षय को फोन किया। अक्षय से पूछा कि क्या तुम विक्की कौशल से इस बात को लेकर लड़ रहे हो। अक्षय ने यह बताते हुए फोन काट दिया कि यह सब झूठ है, मेरे पैर में चोट लगी है, बाद में फोन करता हूं। ट्विंकल को लगा कि वे बहाना बना रहे हैं, लेकिन जब अक्षय घर लौटे और ट्विंकल ने देखा कि वाकई में उनके पैर में पट्टी बंधी हुई है तब उन्हें यकीन हुआ कि अक्षय सच बोल रहे थे। दरअसल एक फिल्म के लिए फायर सीन फिल्माते हुए अक्षय कुमार एक हादसे का शिकार हो गए थे जिसकी वजह से उनके पैर में पट्टी बंधी हुई थी। ट्विंकल कहती हैं कि अब यह समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि सच और झूठ क्या है। ऐसे में अब वह हर चीज को शक की नजरों से देखने लगी हैं। इस ऐलान के साथ ही एक पोस्टर भी जारी किया गया था जिसमें एक महिला सिपाही को वर्दी में अपने माथे पर सिंदूर लगाते देखा जा सकता था। पोस्टर के बैकग्राउंड में युद्ध जैसी पृष्ठभूमि दिखाई दी। मेकर्स ने जैसे ही पोस्टर जारी किया सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद फिल्म मेकर्स को माफी भी मांगनी पड़ी। बॉलीवुड में ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने की होड़ मची हुई है। तो देखिए, भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी अड्डों के जो उसके अड्डे थे उस पर कार्रवाई की गई और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब बॉलीवुड भी इस पर फिल्म बनाने की जो है जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। कई फिल्मी सितारे, कई फिल्म हाउस जो हैं इसके टाइटल को लेकर भिड़ रहे हैं और अक्षय कुमार और विक्की कौशल के बीच ये ताज़ा मामला झगड़े का सामने आया है। हालांकि अक्षय कुमार की पत्नी जो है ट्विंकल खन्ना, उन्होंने इस झगड़े को सिरे से नकार दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के विषय में पढ़ाने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की कहानियों से अवगत कराना है। जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि हमारी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि कैसे भारत के शूरवीर किस तरह से अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश की रक्षा करते हैं। इस तरह के विषयों को सिलेबस में अंकित करना सरकार की सराहनीय पहल है। तो उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल रहा है, भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान और आतंकवादियों को धूल चटाई। अब उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के विषय में पढ़ाने का ये निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की कहानियों से अवगत कराना है। जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि हमारी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि कैसे भारत के शूरवीर किस तरह से अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश की रक्षा करते हैं। इस तरह के विषयों को सिलेबस में अंकित करना सरकार की सराहनीय पहल है।
हमारा मानना है कि हम अपने मदरसों को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं और उन मदरसों में हम एनसीईआरटी का उत्तराखंड सिलेबस पढ़ाएंगे। और हमारा साथ में ये भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम सैन्य धाम भी हैं, तो हमारे मदरसे के बच्चे अब तमाम जो वीर गाथाएं हैं सेना की, वो तमाम वीर गाथाएं भी पढ़ेंगे। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना का शौर्य रहा, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया, उन नापाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे आतंक के रूप में पल रहे थे पीओके में, जैसे उन्हें ध्वस्त किया गया, मेरा एक एक बच्चा उनको पढ़ेगा और उनकी कुकृत्यों को जानेगा कि कैसे इस्लाम के नाम पर, कैसे मजहब के नाम पर, कैसे किसी व्यक्ति का धर्म पूछकर अधर्म का काम करने वालों को कैसे मेरे भारतीय सेना ने धर्म सिखाया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 ठिकानों को नष्ट नाबूद किया, जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक जो कदम है वो उत्तराखंड में उठाया है। और ऐसे में अब जो उत्तराखंड के मदरसे हैं, यानी कि 451 मदरसे उत्तराखंड में पंजीकृत है, जिसमें 50,000 से ज्यादा जो छात्र हैं वो इस दौरान पढ़ते हैं। तो अब उनको इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जो पाठ है वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ऐसे में जो छात्र हैं वो भारतीय सेना के पराक्रम को भी जानेंगे। देहरादून से ND24 के लिए विनय। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में स्थित पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने वाले हैं। इसे लेकर यात्रा मार्ग पर तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। पुलना घाटी से गोविंद धाम तक होटल और लॉज संचालक अपने प्रतिष्ठानों की साज सज्जा और सामग्री शिफ्ट करने में व्यस्त है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने ज्योतिर्मठ से हेमकुंड तक यात्रा पड़ावों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। सेना हिमखंड काटकर आस्था पथ को सुगम बना रही है। वहीं गुरु सेवक दरबार साहिब परिसर की साफ सफाई और साज सज्जा में जुटे हुए हैं। गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने पुलिस प्रशासन के साथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। तो देखिए, उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में स्थित पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने वाले हैं। इसे लेकर यात्रा मार्ग पर तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। तैयारियां की जा रही हैं। पुलना घाटी से गोविंद धाम तक होटल और लॉज संचालक अपने प्रतिष्ठानों की साज सज्जा और सामग्री को शिफ्ट करने में व्यस्त है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने ज्योतिर्मठ से हेमकुंड तक यात्रा पड़ावों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। सेना हिमखंड काटकर आस्था पथ को सुगम बना रही है, तो वहीं गुरु सेवक दरबार साहिब परिसर की साफ सफाई और साज सज्जा में जुटे हुए हैं। गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने पुलिस प्रशासन के साथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। बांग्लादेश पर लगे प्रतिबंध की भारत ने बांग्लादेश से होने वाले आयात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इस कदम से बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ने की संभावना है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने 17 मई को इसकी घोषणा की। इस कदम को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और बांग्लादेश की हालिया नीतियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, अब ये जान लीजिए। यह फैसला ऐसे समय पर आया जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन में एक व्यापारिक कार्यक्रम के दौरान विवादास्पद बयान दिया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं और उन्हें समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश की जरूरत है। उन्होंने यहां तक यह भी कहा कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में एकमात्र संरक्षक है और चीन से भी अपील है कि वह अपना सामान बांग्लादेश के जरिए दुनिया में भेजे। इस बयान से भारत में भारी नाराजगी देखी गई और सभी राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद भारत ने अप्रैल में बांग्लादेश को दी गई ट्रांजिट सुविधा भी वापस ले ली थी, जिसके तहत बांग्लादेश अपने उत्पाद भारत के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट से मिडिल ईस्ट और यूरोप भेज सकता था। भारत का कपड़ा उद्योग भी नाराज था। भारतीय निर्यातक, खासकर कपड़ा उद्योग से जुड़े लोग पहले से ही सरकार से ये मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश को दी जा रही कुछ सुविधाओं को वापस लिया जाए। बांग्लादेश भारत के लिए कपड़ा क्षेत्र में एक बड़ा प्रतियोगी थे और बता दें कि वर्ष 2023-24 में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार करीब 12.9 बिलियन
अमेरिकी डॉलर का रहा था। तो देखिए, भारत ने बांग्लादेश से कई उपभोक्ता सामानों के आयात पर लैंड बॉर्डर के माध्यम से रोक लगा दी है। इनमें शामिल हैं जैसे कि शर्ट, पैंट, टी शर्ट जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, बिस्किट, चिप्स और स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम, कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स, बाल्टी, खिलौने, कुर्सियां और अन्य प्लास्टिक उत्पाद, कॉटन वेस्ट और इंडस्ट्रियल ग्रेड कॉटन बॉय प्रोडक्ट, सोफा, बेड, टेबल, कुर्सियां जैसे लकड़ी के फर्नीचर और अन्य सामान, इन पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, जैसे आप पेट्रोपोल यानी कि पश्चिम बंगाल, सुतरकंडी, असम या डाकी जैसे लैंड पोर्ट्स के माध्यम से भारत में अब ये जो माल है प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बजाय बांग्लादेश को मुंबई के नवा शेवा पोर्ट या कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के माध्यम से समुद्री रास्ते का उपयोग अब करना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया। झारखंड में बिजली गिरने से 5 और महाराष्ट्र में 2 मौतें हुई हैं। झारखंड, बिहार समेत 13 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। इधर बेंगलुरु में सोमवार तेज बारिश जारी है। शहर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। 500 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। बीटीएम लेआउट में पानी भरे अपार्टमेंट में करंट लगने से 12 साल के बच्चे और 63 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। व्हाइटफील्ड में दीवार गिरने से 35 साल की महिला की भी मौत हो गई है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो देखिए, मौसम विभाग ने 19 मई को बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 1 या 2 स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। बेंगलोर में भारी बारिश हुई है। 500 घर डूब गए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान, दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश है, लोग परेशान हैं, तो कुछ जगह पर तेज गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। बेंगलुरु की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कें बारिश की वजह से जो हैं डूबती नजर आई और 500 जो घर हैं उनमें पानी भर गया है। इसके अलावा 3 लोगों की बारिश की वजह से, करंट लगने की वजह से मौत भी हुई है। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। 500 घर डूब गए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र, झारखंड में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। आगे बढ़ेंगे। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में जम्मू कश्मीर के लिए जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई और आलम यह है कि हरिद्वार से जम्मू के लिए रवाना होने वाली बस में इक्के दुक्के यात्री ही सीधे जम्मू जा रहे हैं, जिसके चलते रोडवेज को कई बार बस की रवानगी रद्द करनी पड़ रही है, जबकि कई बार बस को बीच रास्ते से ही लौटाने को मजबूर होना पड़ रहा है। रोडवेज स्टाफ और यात्रियों का कहना है कि आतंकी हमले के बाद से लोगों में भय व्याप्त है और जो लोग जरूरी काम से जम्मू जाना चाहते हैं सिर्फ वे ही बस से यात्रा कर रहे हैं। हरिद्वार पहलगाम आतंकी हमले से लोगों में भय है। हरिद्वार से जम्मू जाने वाले यात्रियों में बहुत बड़ी कमी आई है। जो लोग हैं पहलगाम और जम्मू जाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जम्मू से हरिद्वार की ओर या हरिद्वार से जो जम्मू की ओर बसें चलती हैं उसमें यात्रियों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है, जिससे यातायात पर और कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ज्यादा फर्क है। जब मैं पिछली बार गाड़ी लेके गया था तो गाड़ी मुझे लुधियाना से ही वापस लानी पड़ी थी, यात्री कम होने के कारण। इस वजह से गाड़ी नहीं जा पा रही, क्योंकि वहां पे अभी डर है, देखो डर है तो सवारी नहीं निकल पाती, और जब सवारी निकलेंगी तो जब ही गाड़ी चलेगी। अब आज जा रही है, ऐसा हो रहा है, कभी जा रही है कभी नहीं जा रही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। डिफेंस सेक्टर में भारत की मजबूती और बढ़ जाएगी। डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने एल्बिट सिस्टम्स की एक ग्रुप कंपनी स्पार्टन के साथ डील की, जिसके बाद ये दोनों कंपनियां मिलकर भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW सॉल्यूशंस बनाएंगी। अडानी की कंपनी सोनोबॉय टेक्नोलॉजी भारतीय सेना को मुहैया कराएगी, जिससे दुश्मन की पनडुब्बियों की दूरी जो है पता की जा सकेगी और दूर से ही पहचान की जा सकेगी। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने स्पार्टन के साथ मिलकर भारत को समुद्री ताकत में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बीड़ा उठाया है। इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनियां स्वदेशी सोनोबॉय सॉल्यूशंस डेवलप करेंगी, जो भारतीय नौसेना को पानी के अंदर छिपे खतरों, खासकर दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने में गेम चेंजर साबित होंगे। इस डील के साथ अडानी डिफेंस भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है, जो सोनोबॉय जैसे हाई टेक डिफेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। यह कदम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को और मजबूत करेगा। सोनोबॉय टेक्नोलॉजी क्या है, अब जरा ये जान लीजिए। सोनोबॉय एक ऐसा एडवांस टूल है जो पानी के अंदर पनडुब्बियों और अन्य खतरों को डिटेक्ट करने में मास्टर है। यह सोनार ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके पनडुब्बियों की आवाज या सिग्नल्स को पकड़ता है और उनकी लोकेशन का पता लगाता है। इसके बाद यह जानकारी रेडियो तरंगों के जरिए नौसेना के जहाजों या विमानों तक भेजी जाती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW और नेवल ऑपरेशंस में सोनोबॉय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी तक भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी इंपोर्ट्स पर निर्भर था, लेकिन अब अडानी और स्पार्टन मिलकर इसे भारत में ही भारत के लिए बनाएंगे। तो देखिए, इस साझेदारी में स्पार्टन की लेटेस्ट ASW टेक्नोलॉजी और अडानी डिफेंस की प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की एक्सपर्टीज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। इससे न सिर्फ भारतीय नौसेना की अंडरसी वॉरफेयर कैपेबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा। तो देखिए, भारत को नौसेना में और भी अब मजबूती मिलने जा रही है। भारतीय जो नौसेना है और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस पर एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। अडानी और इसके अलावा जो कई कंपनियां हैं वो मिलकर भारत के लिए ही हाई टेक इक्विपमेंट बनाने जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिल्म वॉर 2 का टीजर रिलीज कर दिया गया है। 1 मिनट 34 सेकेंड के इस टीजर में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। वहीं कियारा आडवाणी ने YRF की स्पाई यूनिवर्स में वॉर 2 के जरिए शानदार एंट्री की। इस बार वे एक नए और बोल्ड अवतार में नजर आई हैं। कैसा है वॉर 2 का टीजर, अब ये जान लीजिए। इस टीजर की शुरुआत होती है जूनियर NTR की दमदार आवाज से, जो ऋतिक रोशन के किरदार कबीर को चुनौती देता है और कहता है कि अब वॉर के लिए तैयार हो जाओ। टीजर में दोनों के बीच जबरदस्त एक्शन की झलक देखने को मिल रही है। अगर लोकेशंस की बात करें तो इस्तांबुल के साथ साथ एक बर्फीले इलाके की झलक भी दिखती है। टीजर से साफ है कि फिल्म में ऋतिक और जूनियर NTR के बीच एक कड़ा टकराव देखने को मिलेगा। कैसा है एक्टर्स का लुक, अब ये भी जान लीजिए। टीजर में ऋतिक रोशन ने एक बार फिर अपने पुराने किरदार कबीर को निभाया है। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।